हम लोग अभी अगले यूनिट पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सिनेमा शुरू की। सिनेमा किस तरह से एक समावेशी कला रूप है, सामूहिक रूप है, उसकी चर्चा की थी। सिनेमा अपनी प्रकृति में प्रदर्शन धर्मी कला है, इस पर हमने चर्चा की थी। और अगर सिनेमा एक कला है, तो उसमें अन्य कलाओं की क्या भूमिका है, इसके बारे में बात की थी। चित्र की, नाटक की, संगीत, नृत्य, साहित्य इत्यादि। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिस पे हमने चर्चा की थी कि सिनेमा देश काल से जुड़ा हुआ है और उससे आगे भी है, देश काल से संबद्ध और देश काल से परे। और उसके बाद एक और बिंदु पे हमने चर्चा की थी कि उसका जो उद्देश्य है सिनेमा का, वो त्रिआयामी उद्देश्य है। यानी उसका एक उद्देश्य मनोरंजन है, एक उद्देश्य उसका व्यवसाय है, और कला एक और उद्देश्य कला, जागरूकता, ये। इसके बाद और तमाम उद्देश्य उसमें हो सकते हैं, धार्मिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, ये सब। अच्छा, कुछ स्टूडेंट आ चुके हैं। अर्चना, किरण, निकिता, सूर्या, नेहा। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। सर हम काफी देर से ज्वाइन करके बैठे थे, लेकिन कोई अटेंड नहीं कर रहा था मीटिंग में। जी सर, लॉबी में वेट कर रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर आ गए, अच्छा किए। सर और भी बच्चे होंगे। वो परमिशन आपको देनी पड़ती है या शायद जो वहाँ से डिपार्टमेंट है वहाँ से परमिशन कुछ होती है तब इन होते हैं हम। ऑटो कर दीजिए सर। ठीक है ठीक है। वो जैसे हर बार क्लास होगी ना, तो एसवाइएल की तरफ से वो होगा, परमिशन दिया जाएगा, जो स्टाफ है हमारे वो देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। तो पे हमने चर्चा कर ली थी, है ना? अभी ठीक है? अभी ठीक है? अब वॉइस ठीक है? जी अब जी सही है। सर। तो हमने 2 टॉपिक पे बात की थी। सिनेमा का उद्भव, उससे पहले सिनेमा का स्वरूप, ठीक? और सिनेमा का उद्भव। यहाँ तक तो आप सबको क्लियर था? जी सर। जी सिनेमा का आविष्कार है या खोज है, इस पे चर्चा की थी। एडिशन काइनेटोफोन, इसकी बात हमने की थी। लूमियर बंधु के काम पे हमने विस्तार से बात किया था। और उनकी कुछ फ़िल्में देखी थी और उस पर चर्चा हुई थी, जिसको आपको विस्तार से लिखना है। और फिर हमने आरंभिक फ़िल्मों की जो विशेषताएँ होनी चाहिए, उसको भी देखा था कि कम से कम समय में। और एक बार स्वरूप पे सर ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। और फिर ध्वनि और रंग का आना, उसका जो है सो अगला स्टेज है, ये हमने इस पे बात की थी। स्वरूप में किस बिंदु पर आप चाहते हैं जानना? सर ब्रीफ में मतलब मैं चाहता हूँ कि एक बार आप कर दीजिए बस स्वरूप में। पहली बात तो ये कही कि समावेशी और सामूहिक कला रूप है। समावेशी का मतलब है कि बहुत सारी कलाएँ उसमें जुड़ी हुई हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना? जी सर। वो चित्र प्रधान कला भी है,
दृश्य प्रधान है, अभिनय प्रधान है। यानी उसमें फोटोज हैं, तस्वीरें हैं, वो चलती हैं। आरंभिक सिनेमा की अगर हम बात करें, उसके बाद उसमें फिर अगर वीडियो कैमरा वाला उसमें दृश्य आ गया है, तो लोगों को हरकत करते हुए, अभिनय करते हुए आप देख सकते हैं। तो चित्र और अभिनय प्रधान है। दृश्य तो है ही, बिना दृश्य के सिनेमा होगा नहीं। तो इसलिए उसको समावेशी कहा गया है। सामूहिक इसलिए है कि सिनेमा को बनाने में बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है। आपको मैंने याद कीजिए, आपको एक उदाहरण दिया था कि डायरी लिखना एक बहुत व्यक्तिगत विधा है, निजी है। वो केवल हो सकता है आप अपने लिए लिखते हो, लेकिन उसके विपरीत दूसरी तरफ सिनेमा में बहुत सारे लोगों की भूमिका होती है। किसी एक व्यक्ति की या कुछ व्यक्तियों की परिकल्पना तो हो सकती है, लेकिन उसमें लगभग आप ये मान के चलें कि अगर मिनिमम संख्या भी होगी तो 20, 25, 30 तक की संख्या, और अधिकतम का तो कोई फिर सीमा ही नहीं है। अगर मान लीजिए किसी फ़िल्म में युद्ध का दृश्य है, तो अब युद्ध के दृश्य को शूट करने के लिए सैकड़ों लोग चाहिए। इसीलिए उसे सामूहिक कहा गया है। समावेशी का मतलब उस कला के भीतर कौन-कौन सी कलाओं का या क्या-क्या चीज़ें हमें देख रहे हैं, और सामूहिक का मतलब कि इस सिनेमा को बनाने में लोगों का, कितने लोगों का योगदान है। ये है इसका मतलब। ठीक है? दूसरा जो बिंदु था प्रदर्शनधर्मी। प्रदर्शनधर्मी का मतलब यहाँ पे यह है कि वो दिखाए जाने वाली कला है। सिनेमा बनने के बाद उसकी सार्थकता तब है जब उसको दिखाया जाए, और दिखाया जाए तो कहाँ दिखाया जाए? स्क्रीन पर दिखाया जाए। नाटक को स्टेज पर दिखाया जाता है। ठीक? नाटक और सिनेमा में एक मुख्य अंतर यह है कि नाटक को स्टेज पर दिखाया जाता है, सिनेमा को स्क्रीन पर दिखाया जाता है, यानी पर्दे पर दिखाया जाता है। तो दोनों प्रदर्शनधर्मी हैं, तकनीक का अंतर है। इसलिए इसमें हमने बात की थी चलचित्र, जो उसका आरंभिक रूप था, रूपंकर कला, यानी इस पर हमने विस्तार से बात की थी, आपको याद होगा कि कोई कलाकार किसी चरित्र की भूमिका में आता है, उसकी भूमिका को प्ले करता है, रोल प्ले करता है ना? फिर इसको हमने दृश्य श्रव्य माध्यम या प्रस्तुति कहा था कि इसमें आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अब रेडियो, जैसे रेडियो एक उपकरण है, रेडियो दृश्य माध्यम है या श्रव्य माध्यम है? श्रव्य। रेडियो श्रव्य है, क्लियर है। सिनेमा, नाटक, नृत्य, संगीत, ये सभी प्रदर्शनधर्मी कलाएं हैं, और ये सब दृश्य श्रव्य माध्यम में है, और इसकी प्रस्तुति भी दृश्य श्रव्य में होती है। अगला जो बिंदु था कलाओं का समुच्चय है। पहले और तीसरे बिंदु में थोड़ा-सा आपको लग सकता है कि समानता या आवृत्ति है, लेकिन वहाँ पे समावेशी कहने का मतलब था कि सिनेमा के भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसीलिए समावेशी है, कोई एक चीज़ नहीं है। उसमें चित्र भी है, दृश्य भी है, अभिनय भी है, पृष्ठभूमि है, देश-काल है, ये सब है। जब हम साहित्य में कुछ लिखते हैं, कविता या कहानी लिखते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या है, शब्द या अक्षर हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें हम ढूँढते हैं। तो सिनेमा में शब्द या अक्षर उस तरह से लिखे हुए नहीं हैं, बोले जा रहे हैं। तो वहाँ भी टेक्स्ट है, लेकिन वो दृश्य रूप में टेक्स्ट है, दृश्य पाठ है। सिनेमा को आप दृश्य पाठ कह सकते हैं। तो थर्ड नंबर में जो पॉइंट है समुच्चय कलाओं का, इसका मतलब है कि उसमें कई कलाएँ की केवल विशेषता ही नहीं है, वो कला उसमें है। सिनेमा में अगर ढूँढना चाहें तो चित्र भी है, सिनेमा में आप ढूँढना चाहें तो उसमें नाटक भी है, क्योंकि अभिनय है तो नाटक है। उसमें अगर आप देखें तो संगीत भी है, जैसे गीत कोई है, गीत फ़िल्माया गया है, गीत का दृश्य है, शूटिंग है, तो उसमें संगीत भी है। नृत्य तो है ही, साहित्य भी है, इन सब का समावेश है, इसीलिए उसको हमने कलाओं का समुच्चय कहा है। इसके आप उदाहरण से किसी भी अपने पसंद के फ़िल्म में आपको लगे कि यहाँ पे अभिनय अच्छा हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे अभिनेता का गुण है, नाटकीयता का गुण है। कोई उसके गाने का उदाहरण देके आप बता सकते हैं कि गीत और संगीत है इसमें। डांस का, नृत्य का कोई दृश्य है तो आप बता सकते हैं। तो उदाहरण एक-एक, 2-2 लाइन में उदाहरण देके इसे समझाना है। चौथा पॉइंट हमारा था कि ये देश-काल से संबद्ध भी है और देश-काल से परे भी है। इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी।
कि एक सिनेमा में जो टाइम दिखाया जाता है, जो स्पेस दिखाया जाता है, वो किसी एक घटना, वस्तु, किसी एक व्यक्ति या कई व्यक्तियों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन जब हम उसको पर्दे पर देखते हैं, तो वो हम सब से भी जुड़ जाता है, वो सारा प्रसंग। कोई बहुत पुराने समय की कहानी हो सकती है, टाइम, लेकिन कहानी ऐसी होगी, प्रेम कहानी या कुछ भी, दुख की कहानी, करुणा की कहानी, हो सकता है उससे हम एसोसिएट कर लें, हम जुड़ जाएं। इसीलिए आपको मैंने यहीं पे साधारणीकरण की चर्चा की थी। जिस तरह से नाटक में साधारणीकरण होता है, सिनेमा में भी साधारणीकरण होता है। क्योंकि हम उससे जुड़ जाते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, हमारे आँखों से आँसू आने लगते हैं। तो संबद्ध का मतलब यही है। परे का मतलब है कि हमसे अलग भी है। अब कोई मध्यकाल की कहानी है तो हमसे अलग है उसका टाइम एंड लेकिन चूंकि उसमें मानवीय भावनाओं को दिखाया गया है, प्रेम को, करुणा को, संघर्ष को, दुख को, सुख को, इसलिए हम उससे जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझ रहे हैं कि सिनेमा की विधा देश काल के रूप में अगर हमसे दूर है तो हमसे जुड़ी हुई भी है। ठीक है। जी सर। उसके बाद हमने उद्देश्य की बात की थी कि उसका एक मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है, व्यवसाय है और कला के प्रति प्रेरणा या कला की जागरूकता, वो भी है इसमें। इसके अलावा बहुत सारे और उद्देश्य हो सकते हैं सिनेमा की विषय वस्तु के ऊपर, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक इत्यादि। ये हो सकता है। ये बहुत सिंपल है, समझा कर लिखना है जितने बिंदुओं पे हमने चर्चा की, और इसको उदाहरण के साथ लिखना है आपको। ठीक है। जी अगला सर। जो विषय था, टॉपिक, सिनेमा का उद्भव। हमने पहले आपको आविष्कार और खोज में अंतर बताया है। सिनेमा कला के रूप में सिनेमा का आविष्कार नहीं हुआ, इसकी खोज हुई। आविष्कार उपकरणों सर का ये होता है। सही है, ये सही है, ये कोई सर प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इसमें नहीं है। फिर एडिसन काइनेटोफोन उसका नेक्स्ट स्टेज है, लुमियर बंधु वाला है। आरंभिक फिल्मों की विशेषताएं बता देनी है एक जगह। फिर उसके बाद जो सिनेमा की तकनीक में जो और विकास होते हैं, क्रांति, तो वो है ध्वनि और रंग का संयोजन, आवाज यानी सवाक फिल्में, और फिर कलर फिल्म। अब जो अगला बिंदु है हमारा, वो कैमरा और दर्शक वाला है ना। सिलेबस आप लोगों के पास होगा। तो पहले आता है कैमरा, कैमरे की भूमिका। तो कैमरा वाला हम पहले देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद स्क्रीन का है। तो हमने सिनेमा और कैमरा लिखा है, आप इसको कैमरा की भूमिका भी समझ सकते हैं, जो सिलेबस में लिखा गया है वही है। अब आपने पिछली क्लास में 2 कैमरे देखे थे, कौन-कौन से कैमरा देखा था, याद है, बताइए? काइनेटोस्कोप और वो काइनेटो वो करके था, एक तो काइनेटोफोन। एडिसन कंपनी द्वारा बनाया गया था कैमरा, है ना? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी सर। हाँ, इसमें अब ये कैमरा का ही है। फिर कैमरा ऑन करते ही, अभी भी ब्रेक हो रही है ना? कैमरा अब सही आ जैसे रही मैं है। ऑन, अच्छा ठीक है। तो एक आपने देखा था एडिसन कंपनी द्वारा बनाया गया कैमरा, सबसे शुरुआती कैमरा। वो वो काइनेटोफोन जिसको हमने कहा था, काइनेटोस्कोप या काइनेटोफोन। दूसरा कैमरा आपने देखा था लूमियर बंधु द्वारा बनाया गया, उसको उन्होंने कहा था सिनेमाटोग्राफी। ध्यान है आपको? जी जी सर। सर। सर जी बोलिए। सर सर एक लड़की वेट कर रही है, उससे लैटिन कर लीजिए, आरुषि। एक मिनट, विकास जी
शायद कोई क्लास में आना चाह रही हैं, देखिएगा। चूँकि मेरे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। या पीसीपी से कोई है यहाँ पर क्या? क्या नाम है उस स्टूडेंट का? आरुषि। अभी इसमें शो तो नहीं है कहीं। हुँ। अच्छा, मैं इनको बता देता हूँ, फ़ोन पे मैसेज करके। सर हो गई जॉइन वो। हुँ। ठीक है। तो 2 कैमरे के बारे में हमने चर्चा की थी और आपने ये भी देखा था पिछली क्लास में कि जिसके पास यानी जिस व्यक्ति के पास, जिस कैमरामैन के पास अगर अच्छी तकनीक का कैमरा है, अगर लूमियर बंधु के पास है या जो एडिसन कंपनी ने बनाया उनके पास है, जिसके पास अच्छी तकनीक वाला कैमरा होगा, वो अच्छी फ़िल्म बनाएगा। ये बात तो आप समझ चुके थे? सिनेमा के सर उद्भव के स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं कर रहा हूँ। सिनेमा के उद्भव के बारे में समझते हुए तो ये समझ चुके थे ना आप लोग? जी जी सर। सर। कैमरा में जिसके पास तकनीक अच्छी होगी, वो अच्छी फ़िल्म बनाएगा यानी। जैसे पहले केवल स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी वाले कैमरा होते थे। तो उसमें केवल एक ही बार चित्र मतलब एक चित्र आता था स्लाइड की तरह, फिर दूसरा आता था, तीसरा आता था, इस तरह से। बाद में जब कैमरे के तकनीक में विकास होने लगा, तब आप हम देखते हैं कि गतिशील चित्र भी लगातार उसमें आने लगते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो आपको सबसे पहले बतानी चाहिए कि फ़िल्म का इतिहास एक तरह से कैमरे के इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, केवल इस शब्द को। फ़िल्म का इतिहास, कैमरे का इतिहास। फ़िल्म या सिनेमा, फ़िल्म एक उसका एक कॉमन नाम हो गया है। फ़िल्म का इतिहास कैमरे के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ठीक है? जी सर। पहली बात ये है, रुकिए स्क्रीन में शेयर आपको कर देता हूँ। और जो दूसरी बात हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको
पहली बात आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि सिनेमा का इतिहास एक तरह से कैमरे का इतिहास है। सिनेमा तो कला है, कैमरा क्या कला है? ये बताइए आप। कैमरा क्या है? कला है या उपकरण है? तकनीक है, तकनीक है। तकनीक है या उपकरण है? तो आपको 2 चीज़ ध्यान देनी है। सिनेमा कला है, इस कला को संभव बनाने के लिए, इस कला को बाकी लोगों के सामने ले जाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? उपकरण की आवश्यकता है या तकनीक की आवश्यकता है। तो जिस व्यक्ति के पास इसकी सोच है कि मुझे कुछ बनाना है, मान लीजिए दादा साहब फाल्के ने ये सोचा होगा कि मुझे सबसे पहली फ़िल्म बनानी है और उसमें ये सारी चीज़ें चाहिए, उसमें अभिनय चाहिए, दृश्य चाहिए, चित्र चाहिए, ठीक? तो वो कला की उनकी एक समझ है, यानी कला के लिए वो ज़रूरी चीज़ है कि लोगों का मनोरंजन भी हो, शिक्षा भी मिले। लेकिन कला की उस परिकल्पना में, कला की उस सोच में जब तक उपकरण का सहयोग नहीं होगा, तकनीक की जब तक सहायता हम नहीं लेंगे, तब तक वो मूर्त रूप में नहीं आएगा। मान लीजिए कि आप एक डायरेक्टर हैं, आपने सोचा है कि आपको एक फ़िल्म बनानी है, ठीक? यानी आपको कला की समझ है। लेकिन जब आप देखेंगे कि इसके लिए ज़रूरत वाली और चीज़ें क्या-क्या होगी, तब आपको एक लंबी सूची आपके पास बन जाएगी कि स्टूडियो होना चाहिए, अभिनेता और अभिनेत्री और बाकी कलाकारों के शूटिंग के लिए अलग-अलग जगहें होनी चाहिए, ड्रेस होने चाहिए, लोकेशन चाहिए, संगीत चाहिए और उसके साथ तरह-तरह के उपकरण चाहिए। अब कैमरा भी ब बहुत तरह के होते हैं, तो वो आपको उपकरण चाहिए। जो आपको साज-सज्जा के लिए, ड्रेसिंग के लिए उसके बहुत तरह के उपकरण चाहिए। तो कला की आपके पास परिकल्पना है, समझ है, लेकिन उसके साथ-साथ आपको तकनीक भी चाहिए। तो पहली बात जो बतानी है कि सिनेमा का इतिहास एक तरह से कैमरे का इतिहास है। कैमरा जैसे-जैसे विकसित हुआ, सिनेमा हमारा वैसे-वैसे विकसित हुआ। ठीक? अब फिर वही कला का मतलब यहाँ पे वही दृश्य कला, अभिनय कला, गीत, नृत्य इन सब का मिक्सचर जो कि आपको बता चुके हैं समावेशी और सामूहिक रूप में और कैमरा यानी तकनीक। तो इन दोनों को मिला करके सिनेमा बनता है मुख्य रूप से, कला और तकनीक। तो पहले बिंदु में हमने केवल यही बताया है, ठीक है? 2 बातें आपको लिखनी है पहले बिंदु के अंतर्गत। सिनेमा का इतिहास, कैमरे का इतिहास है और कला और तकनीक को मिलाकर सिनेमा बनता है। ठीक है, ये क्लियर? जी सर। अब बाद आते हैं सिनेमा में कैमरे की भूमिका या उपयोग। सिनेमा में कैमरे की भूमिका या उपयोग। कैमरा आपको क्यों चाहिए? कैमरा माध्यम है या प्रस्तुति है? माध्यम ये है, सब हाँ, ये माध्यम। सब सवाल सवाल कुछ खुद से पैदा करना है। लिखने का एक और अच्छा तरीका होता है प्रश्न को कि हम सवाल कुछ पैदा करें कि लिखने की शैली में कि यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कैमरे की आवश्यकता क्यों है? कैमरा कैमरा ही सिनेमा है या कैमरा केवल माध्यम है? कैमरा केवल उपकरण है या वो बुनियाद में है या शुरू से आखिर तक उसकी भूमिका? कई इस तरह से सवाल आप पैदा करके, सवाल आप लिख करके फिर आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो लिखने की एक शैली ये भी है। मैं आपको बीच-बीच में लिख चूँकि परीक्षा के हिसाब से हम बात कर रहे हैं ना, तो बीच-बीच में आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आपको प्रस्तुति अपनी आपकी कैसी होनी चाहिए। लिखने की शैली, किस प्रश्न के उत्तर में मुख्य बातें क्या आनी चाहिए और उसको आप कैसे प्रेज़ेंट करें। तो इस बात को भी ध्यान देना है। तो आप यहाँ पे दूसरे पॉइंट में मैंने जो बताया कि आप कई सवाल पैदा करके इसको आगे उसका लिख सकते हैं। तो कैमरा क्यों? कि इसका जवाब तो शुरू में ही मिल गया। अगर आपको स्क्रीन पर दिखाना है मा, माध्यम के बिना किसी चीज की कैसे अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हाँ, उससे पहला प्रस्तुतिकरण जो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ठीक। उससे पहला जो हमारा सवाल है उसको भी देख रहे हैं। तो अगर आपको किसी दृश्य को स्क्रीन पर दिखाना है, इसीलिए कैमरा की आवश्यकता है।
नाटक में आपको जरूरत नहीं है। नाटक में आप कलाकार को ट्रेनिंग देते हैं, एक मंच चुनते हैं, आप फिर दिखा देते हैं। वहां पे कैमरे की भूमिका नहीं है। अब आजकल क्या है कि अब नाटक जो प्रस्तुत होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, तो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे की भूमिका है। नाटक के बनने में कैमरे की भूमिका नहीं है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? सिनेमा या फिल्म के बनने में कैमरे की भूमिका है, बिना उसके हो ही नहीं सकता। तो हम ये भी पाते हैं कि कैमरे की भूमिका दोनों रूपों में है सिनेमा में। आप नोट कीजिए इसको, माध्यम के रूप में भी है और उसके बुनियाद या नींव के रूप में भी है, दोनों रूपों में। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। माध्यम भी है और बुनियाद भी है। ठीक है, माध्यम, बुनियाद का मतलब आधार, आधार या नींव, बिना उसके नहीं हो सकता। ये कैमरा फिल्म के लिए, किसी सिनेमा के लिए कैमरा की ये दोनों दोनों भूमिका है कि कैमरे के माध्यम से हम शूट करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। आपकी एक्टिंग हो रही है, लेकिन कैमरा का माध्यम जब तक नहीं होगा तो वो एक्टिंग जो है सो रिकॉर्ड नहीं होगा। माध्यम का यहाँ पर मतलब ये है। बुनियाद आधार ये है कि बिना कैमरा के तो कुछ वहां पे होना ही नहीं है। आपकी टीम जमा हो गई, अभिनय के सारे लोग, कलाकार वगैरह आ गए, लेकिन आप देखते होंगे शूटिंग में कि जब डायरेक्टर कहता है कि सब कुछ रेडी है, अलग-अलग टीम से वो पूछता है, ओके, लाइट ओके, कैमरा ओके, सीन ओके, फिर उसके बाद वो स्टार्ट का संकेत देता है। और स्टार्ट का संकेत जैसे ही देता है तो इसका मतलब कैमरा का काम वहां से चालू हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि वो माध्यम और बुनियाद दोनों है। शुरुआती कैमरा, शुरुआती कैमरा हम देख चुके हैं, एडिशन, काइनेटोफोन और लूमियर बंधो। वहीं से बाद में अ, दादा साहब फाल्के ने, जो भारत में सिनेमा के जनक कहे जाते हैं, लंदन जाकर और दूसरे देशों में जाकर कैमरा के तकनीक का अध्ययन किया और फिर कैमरा की तकनीक को वहां से लेकर आए। तब फिर उन्होंने हमारे यहाँ फिल्में बनानी शुरू की। हमारे यहाँ भी जो फिल्में बनी, विषय हमारे यहाँ का था, लोग हमारे यहाँ के थे। कैमरा हमारे यहाँ का नहीं था, कैमरा यूरोप का था, जो दादा साहब फाल्के ने जिसको मतलब देखा, समझा, जाना, स्टडी किया कि बाहर के लोगों के पास किस तरह का कैमरा है, तो वो वहां से बाहर से लेकर के आए। लेकिन सर लोग मेरा अभी और जो सेटअप वगैरह है वो सब भारतीय है। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, इसके इतिहास से रिलेटेड ही है या मतलब इसके उत्पत्ति से रिलेटेड है कि सर जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास में मनोरंजन इत्यादि के विभिन्न स्रोत मतलब विविध प्रकार के स्रोत प्राप्त होते रहे हैं। तो मतलब हम्म ऐसी क्या मतलब आवश्यकता पड़ी जैसे कि नाटक मंचन इत्यादि, मतलब ये बहुत अच्छे अच्छे चीजें मतलब प्राप्त हुई हैं। तो हम्म ऐसी क्या मतलब आवश्यकता पड़ी कि हमें मतलब इसकी तरफ आगे मतलब जैसे बढ़ना पड़ा, सिनेमा सिनेमा, इत्यादि। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। तो देखिए, जहां तक मैं इस सवाल को सोच पा रहा हूँ, समय के साथ क्या हुआ है कि अलग-अलग चीजों का आविष्कार हुआ है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता है, अब मान लीजिए कि आप तो ये कह सकते हैं ना कि पहले तो जैसे दिन में सूरज की रोशनी से काम चल जाता था, रात में दिए दिए की रोशनी से, लालटेन से, लैंप से या इस तरह से कुछ रोशनी के उपकरणों से काम चल जाता था। फिर बल्ब की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बल्ब तो आविष्कार का मामला है। तो खोज और आविष्कार हर फील्ड में होते रहते हैं। अलग-अलग वस्तुओं में उसके स्तर को सुधारने के लिए खोज हमेशा होते रहे हैं कि
और मतलब लोगों का दिमाग इस तरह से, अब जैसे न्यूटन के बारे में आप जानते होंगे, सेब तो गिरने की घटना बहुत जी सर। पुरानी है, लेकिन न्यूटन उस घटना पे रोक के सोचता है, फिर उससे अपना एक वो सिद्धांत निकालते हैं कि भाई ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, और गुरुत्वाकर्षण कहाँ है? तो धरती में है। ठीक है, जो किसी वस्तु को अपनी ओर खींच, उसके बाद फिर और नई नई बातें होती हैं। तो आपने जो सवाल किया है, बिल्कुल हमारे यहाँ भी बहुत सारे पुराने, आप संस्कृत में पुराने ग्रंथों में, शास्त्रों में देखेंगे, मनोविनोद के बहुत सारे साधन रहे हैं। पहेली करना, जो है सो एक दूसरे से हास्य व्यंग करना, कहीं घूमने जाना, ठीक है, चित्र बनाना, ये सब रहे हैं। नाटक तो पुराना, नाटक तो बिल्कुल आदिम एक रूप है मनोरंजन का और शिक्षा का भी। लेकिन एक और चीज़ थी कैमरा, जिसका आधुनिक काल में जिसका हम उपयोग देखते हैं, 19वीं शताब्दी में ख़ास करके, है ना? 18वीं 19वीं में कैमरा का प्रचलन ठीक-ठाक हो गया था। तो कैमरा का जो आविष्कार हुआ, उसमें पहले क्या था कि सीधे कोई आप किसी की एक तस्वीर ले रहे हैं। अब देखेंगे पुराने लोगों की बहुत कम तस्वीरें आपको मिलेंगी, ओरिजिनल। अब विवेकानंद की अगर आप तस्वीर ढूँढेंगे तो ओरिजिनल तस्वीर बहुत कम होगी, गिने-चुने होगी, ना के बराबर। या भगत सिंह की, है ना? और आप पहले जाएँगे तो आपको मुश्किल से तस्वीरें मिलेंगी। गांधी जी की तो फिर भी बहुत सारी तस्वीरें मिल जाती हैं, जो आज़ादी के समय की चीज़ें हैं। इसका मतलब है कि उस समय तक भारत में कैमरा का प्रचलन बहुत हो गया था। उसी की तकनीक में धीरे-धीरे जब और मॉडिफ़िकेशन या आविष्कार हुआ, तो एकाएक पाया ये गया कि आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यानी चलती हुई तस्वीरों को भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलती हुई तस्वीरों की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आपके पास एक नई चीज़ आ गई। नई चीज़ आ गई तो आप दुनिया को बता सकते हैं कि देखिए जी, हमने चलती हुई तस्वीरों को रिकॉर्ड किया है। वो भी कैमरा ही है, वो भी रिकॉर्डिंग ही है, लेकिन वहाँ पे चलती हुई तस्वीरों की रिकॉर्डिंग है। तो आवश्यकता इसके लिए ये नहीं हुई कि पहले से बहुत सारे साधन थे तो इसको क्यों? सवाल ये सही है, लेकिन इस सवाल को थोड़ा ऐसे भी रखा जाना चाहिए कि क्या सिनेमा की खोज तकनीक के विकास के परिणाम स्वरूप हुई, या ऐतिहासिक आवश्यकता थी? ऐतिहासिक आवश्यकता नहीं थी, ऐतिहासिक आवश्यकता इतनी थी कि तकनीक का विकास हुआ, वो ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किसी ने पहले से ये नहीं सोच के रखा था, पूरी परिकल्पना नहीं थी कि हम फ़िल्म बनाएँगे और ऐसी फ़िल्म बनाएँगे। सबसे मुख्य रोल उसमें कैमरा का है कि कैमरा ऐसा आ गया तो अच्छा, ऐसी फ़िल्म भी बन सकती है, ऐसी कोई चीज़ भी बन सकती है। यानी पहले स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी होती थी, तो अब जो है सो डायनामिक फ़ोटोग्राफ़ी हो सकती है। तो आपके सवाल का ये मुख्य जो है सो कारण होगा, उत्तर होगा कि फ़िल्में इस रूप में बन सकती हैं। ऐसे बनाना है नहीं, तो फ़िल्म बनने का आप ये कह सकते हैं कि कैमरा के आविष्कार के साथ, उसके विकास के साथ एक संयोग हुआ उसका। इसलिए कहा कि फ़िल्म का आविष्कार नहीं हुआ। यानी किसी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि फ़िल्म का को शुरू करना है। व्यक्ति ने ये सोचा कि हमें कैमरा को डेवलप कैसे करना है, ठीक है? तो सिनेमा का विकास जो है सो मुख्य रूप से कैमरा के आविष्कार से जुड़ा हुआ है। सिनेमा की खोज, कैमरा का आविष्कार, ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। तकनीकी विकास के कारण संभव हुआ, और तकनीकी विकास के कारण कि एकाएक ये एक नई चीज़ या आश्चर्य के रूप में ये चीज़ ये आई। आप कल्पना कीजिए 1895 में जो लोग फ़िल्में देख रहे होंगे, वो कितने कौतूहल से भरे होंगे। आजकल हम लोग फ़िल्म के बारे में उतना कौतूहल नहीं रखते हैं। अपनी पसंद के विषय और कलाकार को देखने जाते हैं। लेकिन उस समय पहली बार जब लोग फ़िल्म देख रहे होंगे, तब वो सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल नई चीज़ है। ये तो क्या कहते हैं कि बिल्कुल अजूबा है, ऐसा तो हमने पहले सोचा नहीं था, पहले देखा नहीं था। तो आप इसको इस रूप में देख सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों हुई? इसकी आवश्यकता समय के अनुसार, तकनीक के अनुसार, समय तकनीक में और विकास के कारण अपने आप ये सहजता से सामने आ गई। प्री प्लान्ड करके इसकी कोई ये आवश्यकता नहीं है, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। हाँ, जब एक बार
सिनेमा सामने आ गया, तब उसके बाद और लोगों का ध्यान उस पे जाने लगा। खुद हमारे यहाँ जो दादा साहब फाल्के थे, जब उन्होंने मुंबई में एलिफिंस्टन होटल में, ये लुमियर बंधु 1896 में मुंबई आए थे। पूरी दुनिया में घूम-घूम करके फ़िल्में दिखा रहे थे। वही जो छोटी फ़िल्में हमने देखी। तो मुंबई भी आए थे। मुंबई में भी इनकी फ़िल्में दिखाई गई थी। एक और फ़िल्म थी किसी दूसरे डायरेक्टर की, लाइफ़ ऑफ क्राइस्ट। वो देखा दादा साहब फाल्के ने पहली बार। तो दादा साहब फाल्के बहुत भावुक हो गए कि देखिए यूरोप वाले, अमेरिका वाले अ, अपने धर्म यानी ईसा मसीह के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर जो है सो ये फ़िल्म लेकर के आए हैं। क्या भारतीय लोगों के पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए? जबकि हमारी परंपरा तो इतनी समृद्ध है। धार्मिक रूप से राम और कृष्ण और इतनी कहानियाँ हैं पौराणिक, ऐतिहासिक। तो वहाँ से प्रेरित हुए, इस भावना से प्रेरित हुए दादा साहब फाल्के। तो दादा साहब फाल्के का जो व्यक्तित्व है, वो राष्ट्र को या राष्ट्रीय भावना को सोचने वाले व्यक्तित्वों में से हैं। कि अगर यूरोप वाले ईसा मसीह के जीवन को दिखा सकते हैं, तो हम राम, कृष्ण या उनके जीवन से जुड़ी हुई घटना को क्यों नहीं दिखा सकते हैं? तो दादा साहब फाल्के का जो फ़िल्म बनाने के पीछे का एक उद्देश्य था, वो बड़ा वो एक उनका एक भावनात्मक भी था। इंटेलेक्चुअल तो था, व्यावसायिक तो था, मनोरंजन वाली दृष्टि तो थी, लेकिन जैसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल समर्पण भाव से जुड़े हुए थे उससे। इस तरह से प्रेरित हुए थे। तो दादा साहब फाल्के द लाइफ ऑफ क्राइस्ट इस फ़िल्म से प्रेरित हुए थे और वो इस लाइन में पहले से थे, यानी कि एडिटिंग का काम करते थे, कैमरा का काम कर रहे थे। कैमरा की तकनीक को वो भी देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे, जैसे दुनिया में और चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? उनके निगाह में कुछ अभिनेता भी थे उस समय, मूक अभिनय करने वाले लोग। और हमारे यहाँ थिएटर का डेवलपमेंट हो चुका था। उस समय पारसी रंगमंच का ज़माना था। थिएटर का मतलब वही रिकॉर्डिंग नहीं है, कलाकार हैं स्टेज पे आके परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना? कलाकार आकर के परफ़ॉर्म कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं। थिएटर है, हमारे यहाँ सिनेमा से पहले थिएटर है, थिएटर पूरी दुनिया में है। उसी में धीरे-धीरे बस क्या हुआ कि वो थिएटर ही को ही समझिए कि आपने रिकॉर्ड कर लिया, वही फ़िल्म हो गई। ये 2 चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसकी आवश्यकता इसीलिए हुई क्योंकि तकनीक का विकास हुआ तो हमारे सामने एक नई चीज़ आ गई, ठीक? और जब एक नई चीज़ आ गई, अब चूँकि आपका सवाल भारत के संदर्भ में भी जुड़ेगा, हमारे यहाँ तो बहुत मनोरंजन के साधन थे। हमारे यहाँ तो थे ही, सिनेमा से तुरंत पहले और सिनेमा चलने के बहुत बाद तक भी पारसी थिएटर का बहुत समझो कि यहाँ पे बहुत प्रभाव रहा है, आज़ादी के समय तक, उसके कुछ बाद तक भी। तो बहुत बड़ा साधन था मनोरंजन का, बल्कि फ़िल्मों से अधिक भीड़ वहाँ जुटती थी शुरुआती दौर में। वो तो दादा साहब फाल्के थे जो कुछ फ़िल्में उन्होंने बनाई और बैलगाड़ी पे अपना कैमरा और प्रोजेक्टर रख के वो गाँव-गाँव प्रचार करते थे। खुद टिकट भी बेचते थे और लोगों को प्रेरित करते थे कि देखिए, ये थिएटर वो नहीं है जो आप देखते हैं, ये कुछ अलग है, उससे अगला है। ठीक है? तो इस बात को आप ध्यान दे सकते हैं और क्या कह रहे हैं आप बताइए? सर, जैसा कि सामान्यतः मतलब हम लोग जानते हैं कि आवश्यकता किसी चीज़ की जननी होती है। जी हाँ, जी। तो सर मतलब मेरा मतलब उस सेंस में क्वेश्चन था कि उस समय ऐसी क्या मतलब आवश्यकता पड़ी कि सिनेमा का मतलब विकास करना पड़ा? भारत में या यूरोप में, सर वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, बाहर? वर्ल्ड वर्ल्ड में कॉन्टेक्स्ट में। कह रहे हैं? आप इसको ये मानिए ना कि मनोरंजन का अगला साधन है, मनोरंजन का एक अगला चरण है, ये आप मानिए। जी सर। प्राचीन काल में देखेंगे कि मनोरंजन के कुछ साधन हैं, मध्यकाल में आएँगे कुछ और साधन बढ़े। जैसे मध्यकाल में आप उदाहरण के तौर पे मान लीजिए जैसे मुगल शासक जितने भी आए, तो वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाए। बागवानी का शौक एक तरह से आप उनके यहाँ बहुत रिच कल्चर पाएँगे, मुगल काल में। आप देखिए कि बाबर के नाम पे बहुत सारे बगीचे मिलते हैं, हर मुगल शासक ने बगीचे बनाए। तो बागवानी का शौक जो है सो मध्यकालीन भारत में बहुत अधिक देखने को मिलता है, व्यापक पैमाने पे।
ठीक है। और उसके बाद आप देखिए खान पान में वो लोग बहुत सारी विविधता लेकर आए। हमारे यहाँ भी सब कुछ रिच ट्रेडिशन था, लेकिन और भी चीजें जुड़ी। पक्षियों को लड़ाना, कबूतरबाजी, जैसे कबूतर लोग लड़ाते थे, मुर्गे लड़ाते थे, ये सब मुगल काल की देन है। ये भी मनोरंजन का साधन था उस समय, है ना? शिकार करना तो था ही पहले से। पहले मनोरंजन के साधन इस रूप में थे, लेकिन समय के साथ-साथ हम देखते हैं उसमें और भी जुड़ते गए, है ना? अब आप महाभारत की बात करेंगे तो वहाँ हमें द्यूत क्रीड़ा का ज़िक्र मिलता है। पासे फेंकने का खेल, जुए फेंकने का खेल, तो वो मनोरंजन का साधन एक था। तो सिनेमा तकनीकी रूप से मनोरंजन का अगला चरण है, या नाटक का अगला चरण है, तकनीकी रूप से, है ना? तो इसकी आवश्यकता, उस अर्थ में आवश्यकता आविष्कार की जननी को हम हमेशा हर संदर्भ में 100% साबित करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कई बार क्या है कि वो जो आवश्यकता है, पिछली आवश्यकता का अगला चरण है, ये है। खोज तो हमेशा हर फ़िल्म में होते हैं। अब नाटक में देखिए, नाटक में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। नाटक में भी बहुत प्रयोग हुए, प्रयोगात्मक नाटक होते हैं, यथार्थवादी नाटक, एब्सर्ड नाटक, तो नाटक में भी प्रयोग चल रहा है। तो ये डिपेंड करेगा कलाकार के ऊपर, या जो उसको बना रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस कला को और कैसे मॉडिफ़ाई करना चाह रहा है। सिनेमा के संदर्भ में ये एक हद तक बात सही होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता अगर आपको मानना ही है, इस थियरी को अगर आपको मान ही लेना है, तो आप ये मान लीजिए कि आवश्यकता है मनोरंजन, अधिक से अधिक मनोरंजन, बदले हुए रूपों में मनोरंजन, नेक्स्ट लेवल पे जाकर के मनोरंजन। मनोरंजन प्लस शिक्षा भी वो डायरेक्टर के ऊपर है, वो खाली मनोरंजन दे रहा है या शिक्षा दे रहा है या व्यवसाय कर रहा है, निर्माता निर्देशक पे ये डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ है, एक हद तक आवश्यकता तो है, ठीक? तो दोनों बातों आपको ध्यान में रखनी है, आवश्यकता और उससे अधिक जो ज़रूरी चीज़ है, वो अगला चरण, तकनीक के विकास का अगला चरण, ठीक है? यहाँ जी सर। से अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। अ, तो कैमरा की भूमिका और उपयोग माध्यम के रूप में है और बुनियाद या आधार भी है। अब आपको जानना है कैमरा के प्रकार। कैमरा के प्रकार, चूँकि वो पूरी तरह से तकनीकी विषय है, हमारे लिए काम की जितनी चीज़ें होंगी, बस केवल हम उसी को जानेंगे, देखेंगे। कैमरा के प्रकार में आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके नहीं बताना है। 2 कैमरा जो हमने देख लिया शुरू में, वो हमारे लिए पर्याप्त है। उसके बाद कुछ और, तो हमने यहाँ 2 रूप रखे हैं आपको। मैं एक स्क्रीन फिर से आपको दिखाता हूँ। हुँ, हुँ, ठीक है। 2 आपको कैमरा का, बस कैमरा का जो परंपरागत रूप है वो, और आधुनिक रूप है वो, ठीक है? इन दोनों पे ही बात करनी है मुख्य रूप से। इसमें से कुछ के चित्र या उसके उदाहरण को हम देखेंगे। तो कैमरा के 2 रूप, आधुनिक और परंपरागत। इसको आप लोग नोट कीजिए। परंपरागत कैमरा और आधुनिक कैमरा। परंपरागत कैमरा जो होगा वो उसी तरह से, जैसे आपने देखा लुमियर बंदूक का, वो जगह अधिक लेगा। बॉक्स, संदूक, इस तरह के आकार में वो होगा। उसमें एक व्यक्ति होना चाहिए जो उसको ऑपरेट करेगा। ऐसा एक व्यक्ति उसमें होना चाहिए।
परंपरागत कैमरे में। उसके लिए खास जगह की ज़रूरत होगी, उसको अलग-अलग ले जाने में, मूव करने में परंपरागत कैमरे को दिक्कत होगी, समस्या होगी। ऐसे करते हैं इसको। और परंपरागत कैमरा का जो ऑपरेशन होगा वो बहुत धीरे होगा, स्लो होगा। उसको एक जगह से जैसे आपको अभी मैंने बताया कि दादा साहब फाल्के अपने कैमरा प्रोजेक्टर को बैलगाड़ी पर लेकर के जगह-जगह प्रचार करने के लिए जाते थे। तो आजकल ऐसी बात नहीं है। आजकल आप देखिए ज़माना बिल्कुल बदल रहा है, आपको कहीं आजकल जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कैमरा कहाँ है, कैमरा का उपयोग किस रूप में है, आजकल की फ़िल्मों को देख के आपके दिमाग में रहता ही नहीं। आपको तो लगता है कि सब कुछ आपके स्क्रीन पर है, फ़ोन में है या कंप्यूटर में है। लेकिन परंपरागत कैमरा में इतनी चीज़ें थी, अगर मान लीजिए कहीं पे फ़िल्म दिखाना है, गाँव वालों को दिखाना है, तो वहाँ पे एक मूविंग थिएटर लगाया जाता था। मूविंग थिएटर का मतलब क्या है? गतिशील जो है सो प्रेक्षागृह, जहाँ पे स्क्रीन लगेगा, तो कोई तम्बू जैसा लगेगा, स्क्रीन लगाया जाएगा, प्रोजेक्टर लगाया जाएगा। ये तो पहले ये पुराने ज़माने में ये चीज़ें होती थी। दादा साहब फाल्के ऐसे करते थे और जितने भी भारतीय डायरेक्टर थे। एक जगह वो फ़िल्म बनाते थे, दूसरी जगह फिर से उनको पूरी टीम ले जाकर के दिखानी होती थी। आजकल की तरह नहीं कि एक ही बार फ़िल्म मुंबई में रिलीज़ हो गई, दिल्ली में भी रिलीज़ हो गई, ये नहीं। ये आधुनिक तकनीक का कमाल है। तो परंपरागत कैमरा में इस तरह की चीज़ें हैं। आधुनिक कैमरा का मतलब क्या है कि आधुनिक कैमरा एक तो डिजिटल, उसके बाद कैमरा में बहुत तरह की सुविधाएँ, जैसे अगर हम कैमरा के कुछ उदाहरण देखते हैं, मूवी कैमरा का उदाहरण यहाँ पे, तो एक आप नाम लिख लीजिए, कुछ कैमरा के नाम आप लिख लीजिए, नेचर के अनुसार। परंपरागत कैमरा में 2 नाम आप लिखिए, एडिशन काइनेटोफ़ोन और लूमियर बंधु का सिनेमाटोग्राफी। ये 2 नाम आपको अ, लिखने हैं। एडिशन काइनेटो एडिशन काइनेटोफ़ोन, लूमियर सिनेमाटोग्राफी। सिनेमाटोग्राफी आप मान लीजिए उनके कैमरे का ही नाम था। उसका डिज़ाइन हमने देख लिया था। परंपरागत कैमरा जो होंगे वो इसी के विकसित रूप होंगे। एडिशन और लूमियर वाला जो कैमरा बेसिक रूप से था मॉडल, उसी का विकसित रूप होगा परंपरागत कैमरा। आधुनिक कैमरे में जो आपको मुख्य नाम लिखना चाहिए, डिजिटल कैमरा। डिजिटल, फिर इसके मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, इसी में तरह-तरह के मॉडल्स होंगे। ये मॉडल, वो मॉडल, तो मॉडल की बात यहाँ पे नहीं करनी है, कैमरा किस मॉडल का है, कैमरा किस प्रकृति का है, काइनेटोफ़ोन टाइप का है, सिनेमाटोग्राफी टाइप का है, डिजिटल टाइप का है ना? यहाँ पे टाइप से मतलब है, ये श्रेणी से। उसके बाद कैमरा की एक और श्रेणी है मल्टीपल कैमरा, या आप उसको
बहुरूपी कैमरा कह सकते हैं, बहुउपयोगी कैमरा कह लीजिए उसको। एनिमेशन कैमरा, मल्टीप्लेन कैमरा, एनिमेशन कैमरा, मल्टीप्लेन इत्यादि। आधुनिक कैमरा के बहुत सारे रूप हैं। थ्री डी कैमरा, एक और नाम आप लिख लीजिए। थ्री डी मतलब है 3 डायमेंशनल। ये आधुनिक कैमरा में इस तरह के बहुत सारे कैमरे आएंगे। इसके तकनीकी विवरण में विस्तार से नहीं जाना है, या इसका मॉडल कौन सा है उस पे हमें उतनी बात नहीं करनी है। इसमें केवल आपको ये बताना है कि 2 तरह के कैमरा हैं, परंपरागत और आधुनिक। और इसमें परंपरागत की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो एडिशन और इसका लूमियर बंधु का जो कैमरा है उससे उसी का विकसित रूप है। और आधुनिक कैमरा में बहुत तरह-तरह के कैमरे हैं, जैसे ये सब आप बहुत सारे कैमरे देख सकते हैं। एक ये कैमरे का एक रूप है जो आपने चित्र में बहुत सारा देखा होगा। ये 3D कैमरा, और बाकी जितने भी है वो सब डिजिटल कैमरा है, ये सब। और ये सब सिनेमा निर्माण के लिए। इसकी तकनीकी जानकारी में नहीं जानी है क्योंकि वो एक अलग विषय है। मुख्य रूप से परंपरागत और आधुनिक, परंपरागत में 2-3 नाम और आधुनिक में 2-3 नाम हमें बताने हैं। ठीक है, और मोटे तौर पे इनकी विशेषताएं बतानी है, किसी एक कैमरा की विशेषता नहीं बतानी है। मोटे तौर पे हमें ये बताना है कि इसका इससे फायदा क्या है, इससे आसानी क्या हो गई है, ये आपको इसमें ध्यान देना है। ये स्क्रीन दिख रहा है, आपको बताइए जरा। जी सर। तो 2 तरह के कैमरा के बारे में बता करके उसके कुछ नाम, इसमें आपको कैमरा का फोटो नहीं बनाना है उस तरह से, क्योंकि ये जटिल है और इसके फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। फोटो या आरेख आपको जहां बताया था लूमियर वाले में या काइनेटोफोन में आप बना सकते हैं, रेखांकन कर सकते हैं। मोटे तौर पे आप परंपरागत और आधुनिक कैमरा के चित्रों और उदाहरणों को देख करके आप ये समझ सकते हैं और उसके बारे में कुछ सामान्य बातें बता सकते हैं। जैसे आप ये बता सकते हैं कि जो आधुनिक कैमरा है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है।
या उसके संदेशों को भेजना आसान होता है, क्योंकि वो उसका बहुत सारा जो प्रारूप है वो डिजिटल है। उसकी कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। अगर 1895 के कैमरे से आज के कैमरे की हम तुलना करें, तो बिल्कुल पास का दृश्य वो कैमरा लेता था, और आज के कैमरे में बहुत दूर के दृश्य को भी आप ज़ूम करके, ज़ूम इन, ज़ूम आउट करके आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। आप ये भी बताइए कि आधुनिक कैमरा से जो रिकॉर्डिंग है वो रात में भी संभव है। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, आप बता सकते हैं। जो परंपरागत कैमरा थे उनसे रिकॉर्डिंग रात में संभव नहीं थी। आधुनिक कैमरा में आप आजकल फ़ोटो खिंचवाते होंगे या खुद आपके फ़ोन में कैमरा का जो सिस्टम होगा, तो आपने देखा होगा कि आप फ़ोटो को एक रिकॉर्ड किए गए दृश्य को या फ़ोटो को अलग-अलग एंगल में देख सकते हैं, या अलग-अलग अ, उसमें मोड में आप देख सकते हैं। जो कैमरा का आपके पास जो ऐप होता है उसमें कई मोड्स होते हैं ना, आप इसको नाइट मोड में देखिए, आप लाइट में देखिए, आप डे में देखिए, इस तरह के मोड्स बहुत सारे होते हैं। ओरिजिनल क्वालिटी में आप देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट में देखिए, तो आधुनिक कैमरा में भी ये सब है। जब एक व्यक्ति के फ़ोन में इतनी सारी सुविधाएँ हैं कैमरा को लेकर के, तो सिनेमा के कैमरा में तो होगी ही सारी चीज़ें। तो आधुनिक कैमरा में एक बड़ी चीज़ है, क्या है? वो है इफ़ेक्ट। वो पुराने कैमरा में नहीं था, इसको नोट कर लीजिए। इफ़ेक्ट इंग्लिश का शब्द है, उसको हिंदी में वैसे ही लिखना है। हिंदी में इफ़ेक्ट शब्द लिखना है। तो आधुनिक कैमरा की एक मुख्य विशेषता है इफ़ेक्ट। पुराने कैमरा में इफ़ेक्ट नहीं है। आप देखेंगे पिछले क्लास में जब आप फ़िल्म देख रहे थे, तो कोई दृश्य बहुत स्लो है, कोई दृश्य बहुत फ़ास्ट जा रहा है, क्योंकि कैमरा का जो नियंत्रण है, उस पूरे प्रक्रिया पे वो लिमिटेड है, ठीक है? कभी कैमरा अगर मान लीजिए थोड़ा बेहतर क्वालिटी का रहा तो ऐसा लगा, नहीं रहा तो फिर डल वो आ रहा है। कैमरा फ़ोटोग्राफ़ी की प्रक्रिया में कैमरा का नियंत्रण लिमिटेड है, यानी सीमित है। इस वाक्य को पूरा आप लोग लिख लीजिए। परंपरागत कैमरे में फ़ोटोग्राफ़ी की प्रक्रिया में परंपरागत कैमरे में फ़ोटोग्राफ़ी की प्रक्रिया में कैमरे का नियंत्रण कम है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। और आजकल के कैमरे में हम क्या देखते हैं कि उसमें ऑटो आपको ऑटो सिस्टम है सब कुछ। ऑटो कैमरा है, ऑटो इफ़ेक्ट है। आप कैमरा जैसे अपने फ़ोन का भी कैमरा ऑन करेंगे तो कहाँ-कहाँ पे लोगों के चेहरे हैं, वहाँ पे एक वो लाइन जैसा बना हुआ आ जाता है कि चेहरा ये है, उस पे आपको सीधा रखना है। तो ऑटो इफ़ेक्ट है, ऑटो आप ये कह सकते हैं कि ऑटो सिस्टम है, ऑटो मैनेजमेंट है आजकल के कैमरे में, पुराने कैमरे में नहीं थे। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमें पुराने और नए कैमरे के बीच का अंतर पता चलता है। तकनीकी विशेषताएँ यहाँ नहीं बतानी है, मॉडल के बारे में नहीं बताना है, आपको दोनों के बीच में अंतर बताना है, ठीक है? और चूँकि सिनेमा का पेपर है तो उसके बाद एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बतानी है कि कैमरा से जो दृश्य बनता है, कैमरा से जो शूट किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है और वो दृश्य कैसे बनता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बताना कैमरा वाले टॉपिक में। एक-एक कैमरे की तकनीकी जानकारी की तुलना में वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे आइए, ये दिख रहा है? चौथा, कैमरे की स्थिति और दृश्य निर्माण प्रक्रिया, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जो टॉपिक हमारा है सिनेमा में कैमरे का उपयोग, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन-सी बात है? तो सबसे ज़्यादा ये है कि कैमरा की स्थिति, दृश्य निर्माण प्रक्रिया। अब 5वां भी जुड़ा हुआ है, कैमरा से जो प्रस्तुत दृश्य होता है वो कैसा होता है? रिकॉर्डिंग को जब प्रस्तुत किया जाता है, तो 5वां है प्रस्तुति पर, चौथा है कैमरे की स्थिति पर और उसकी प्रक्रिया पर, 5वां है उसकी प्रस्तुति पर। तो
अब कैमरे की स्थिति का मतलब क्या है? दो तरह के दृश्य होते हैं, लिख लीजिए आप लोग। उसको आउटडोर और इंडोर कहते हैं, यानी बाहरी और भीतरी। हिंदी में अगर कहेंगे तो बाह्य और भीतर, लेकिन अंग्रेजी के शब्द हैं, उसको आप हिंदी में लिखिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो आसानी से समझ में आने वाली चीज़ होगी। आउटडोर, आउटडोर, एक आउटडोर दृश्य होता है, एक होता है इंडोर दृश्य। कैमरा में ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं बतानी, तकनीकी विवरण का नहीं, साहित्य और सिनेमा पेपर में। तकनीकी इतना ही कि आपको मोटे तौर पे बता देना है, परंपरागत की ये 2-3 विशेषताएँ, आधुनिक की ये 2-3 विशेषताएँ। इसको विस्तार से आपको बताना है। अब आउटडोर दृश्य भी होते हैं फ़िल्म में और इंडोर दृश्य भी होते हैं। आप कुछ उदाहरण मुझे बताइए कि किसी फ़िल्म में आउटडोर दृश्य के उदाहरण क्या-क्या हो सकते हैं? आउटडोर, बाहरी दृश्य। अगर पहाड़ पे कोई व्यक्ति घूम रहा है तो वो आउटडोर है या इंडोर है? आउटडोर। है ना? शोले फ़िल्म में आपने देखा होगा, अगर शोले फ़िल्म देखा है? शुरू में उसमें फ़िल्म का परिचय देते हुए घाटी, पहाड़ी, पेड़-पौधे, गाँव, इन सब का एक पूरा दृश्य चलता है। तो वो आउटडोर है या इंडोर है? आउटडोर। आउटडोर। आउटडोर है। इंडोर का मतलब है घर के भीतर, है ना? घर के भीतर जहाँ की आपको अ, जहाँ आपकी सूरज की रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी में जहाँ शूटिंग नहीं हो रहा है ना? जहाँ कृत्रिम लाइट में शूटिंग की जा रही है, लाइट अलग से व्यवस्था करके। आउटडोर का मतलब है कि अगर आप दिन में शूटिंग कर रहे हैं, आउटडोर है तो आपके पर्याप्त जो है सो रोशनी और सब कुछ है आपके लिए। इंडोर का मतलब एक। अब आप ये बताइए कि आउटडोर में किस तरह के दृश्य होंगे, इंडोर में किस तरह से के दृश्य होंगे? गतिशील दृश्य किसमें होंगे? गतिशील, तेजी से भागने आउ वाले दृश्य, आउटडोर में। ठीक है? आउटडोर। अब आपको यहाँ पर आउटडोर और इंडोर के बारे में विशेष रूप से बताना है। इसी इसी को कैमरा से फिर जोड़ना है, कि कैमरा में इसकी शूटिंग कैसे होती है। तो आउटडोर और इंडोर का मतलब बताना है। आउटडोर की विशेषता क्या है ये बताना है, गतिशील दृश्य उसमें ज़्यादा होते हैं, सीन चेंज बहुत होगा आपको। अब देखेंगे कि गाना गाते हुए, कोई एक गाना है, गाना गाते हुए हीरो-हीरोइन कई जगह पे, एक जगह से कई जगह मूव करते रहते हैं। मतलब जो रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं, फ़िल्म में हम देखते हैं, नदी है, झरना है, पहाड़ है, इस तरह से, खेत हैं, पेड़-पौधे हैं। तो आउटडोर में मूवमेंट बहुत अधिक होता है, इंडोर में मूवमेंट क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। अब आप फिर तीसरी बात ये बताइए कि कैमरा का मूवमेंट आउटडोर में अधिक होगा या इंडोर में अधिक होगा? आउटडोर में। आउटडोर में अधिक होगा। आउटडोर में। इसीलिए जब आप किसी शूटिंग के दृश्य को देखेंगे, शूटिंग के दृश्य को आप यूट्यूब पे आप सर्च करके किसी शूटिंग के दृश्य को आप देखिए, तो उसमें आपको ये दिखाएगा कि जैसे रेलगाड़ी की पटरी होती है, उस तरह की एक लंबी पटरी होती है कैमरा के लिए, है ना? उस पे कैमरा को मूव किया जाता है, यहाँ पे रोकना है, यहाँ रोकना है, यहाँ रोकना है। 20 फीट बाद जाके फिर वो लेना है। वो इसीलिए क्योंकि दृश्य में क्या है, मूवमेंट। घर के अंदर का कोई दृश्य होगा तो कैमरा एक जगह स्थिर कर दिया जाएगा। एक जगह या कहीं मूविंग कैमरा होता है, घूमता हुआ कैमरा, पहले मूविंग कैमरा नहीं था। तो कहीं एक जगह कोने में इस तरह से एडजस्ट कर दिया जाएगा कैमरा को कि एक कैरेक्टर अगर सोफे पे बैठा हुआ है तो उसपे वहाँ पे कैमरा आ जाएगा। जैसे ही वो उधर जाता है तो कैमरामैन है, ऑब्जर्व कर रहा है तो कैमरा अपने आप मूव कर जाएगा। कैमरामैन को हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं है। खाली उसको डिजिटल कैमरा है, ऑर्डर देने की ज़रूरत है, क्लिक करने की ज़रूरत है, सेट कर देने की ज़रूरत है। वो दृश्य है या वो वहाँ पे व्यक्ति है, उसके अनुसार कैमरा घूमता चला जाएगा। तो इंडोर में कैमरा की स्थिति, हमारा भी टॉपिक क्या है? कैमरे की स्थिति। कैमरा कहाँ है? आउटडोर है या इंडोर है? इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंडोर में कैमरे की स्थिति क्या है? वो सीमित होती है, एक ही जगह होती है। ठीक? या वो अगर उसको मूवमेंट करना भी हो, तो एक ही जगह से वो चारों ओर घूम सकती है, रडार की तरह। रडार आप लोग जानते हैं ना? रडार एक यंत्र है जो एक जगह लगा होता है, वो चारों ओर घूमता रहता है। तो इंडोर में कैमरा एक जगह होगा और उससे सब कुछ
हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा उसमें मूवमेंट की जरूरत नहीं है। कैरेक्टर मूवमेंट करेगा, एक कमरे से दूसरे कमरे जाएगा, कैमरा में भी उतनी ही मूवमेंट होगी। आउटडोर में बहुत अधिक मूवमेंट होगी। ये 2-3 चीजें आउटडोर और इंडोर के बारे में जाननी जरूरी है। आउटडोर और इंडोर का दृश्य होगा तो कैमरा की भूमिका बदल जाएगी, कैमरे का उपयोग बदल जाएगा। तो अब एक चीज और क्या आ गई, दृश्य। आउटडोर इंडोर का मतलब ही है दृश्य, बाहरी दृश्य, भीतरी दृश्य। कि दृश्य की जैसी प्रकृति होगी, कि वो आउटडोर दृश्य है या इंडोर दृश्य है, उस तरह से कैमरे की भी भूमिका या लोकेशन उसकी बदल जाएगी, अवस्थिति। इसीलिए हमने एक शब्द यहाँ पे दिया होगा, लोकेशन। लोकेशन, पोजीशन, है ना, किस एंगल से रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, आउटडोर में है, इंडोर में है। एक और चीज है, कैमरे पे जब हम बात करते हैं तो हमें कैमरा मैन पे भी बात करना चाहिए। यानी ये जो सारी रिकॉर्डिंग की जो प्रक्रिया है, रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया, आप फिल्म देखते हुए कैमरा को देखते हैं या केवल फिल्म को, दृश्य को देखते हैं, ये बताइए। दृश्य को। दृश्य को देखते हैं। आप कैमरा मैन को भी नहीं देखते हैं, है ना, आप निर्माता को भी नहीं देखते, निर्देशक को भी नहीं देखते, कलाकार को देखते हैं। जितने कलाकार की एंट्री है उस फिल्म में, एक्टिंग है, एंट्री है, उसको आप देखते हैं। नेपथ्य में, बैकग्राउंड में क्या क्या चीज है आप नहीं देखते हैं, जबकि बैकग्राउंड में बहुत अधिक चीजें होती हैं। बिना उतने बैकग्राउंड के, चूंकि सामूहिक कला है ना, बिना इतने लोगों के उपयोग सहयोग के फिल्म बनेगी ही नहीं। तो अगर एक कलाकार एक्टिंग कर रहा है उस समय किसी एक दृश्य में, तो उसके बैकग्राउंड में समझिए कि 50 लोग काम कर रहे हैं, जो कि हम देखते नहीं है। ये 50 लोग, इसमें से सबसे अधिक किस कैमरा वाले लोग होते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। कुछ डायलॉग को तैयार करवाने वाले लोग होंगे, निर्देशक होंगे, निर्माता होंगे, वो सलाह देंगे। लेकिन कैमरा की भूमिका सबसे अधिक होगी, क्योंकि बिना उसके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सारी तैयारी होगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कैमरा की भूमिका पे बात करते हुए हमें ये भी बताना चाहिए कि कैमरा की भूमिका नेपथ्य से है, बैकग्राउंड से है, लेकिन नेपथ्य से सबसे अधिक जरूरी उसकी भूमिका है। क्योंकि सामने हम कैमरा को नहीं देखते हैं, कैमरामैन को नहीं देखते हैं। जो देखते हैं वो दृश्य देखते हैं, वो दृश्य कैमरा के द्वारा ही संभव किया गया है, बनाया गया है। एक बात आपको इसमें ये बताना है। उसके बाद जो कैमरा द्वारा प्रस्तुत दृश्य होता है या रिकॉर्डिंग होती है, वो उसकी प्रस्तुति कैसी होती है। अब आप देखिए, आपने आपने जूम इन, जूम आउट ये शब्द सुना है? जूम इन, जूम जी आउट, सर। इसका मतलब क्या है? जूम इन मतलब किसी भी चित्र को बहुत बड़ा करके मतलब पास जाके देखना है, और जूम आउट मतलब दूर करके मतलब ऐसे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो इसमें एक मिनट, मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। ये दृश्य देखते हुए आपको कैमरा के बारे में बताना है, ठीक है? कैमरा कहाँ रखा जी होगा, सर। कैसे उसकी शूटिंग हो रही होगी। 1-2 मिनट का ये दृश्य है। तो आप देखिए दृश्य को, और पूरे दृश्य में क्या-क्या आ रहा है,
कितना मतलब उसकी रेंज क्या है, रेंज में क्या-क्या है, ये देखना है और आपको फिर इसके बाद इसका जवाब देना है कि कैमरा कहाँ रखा होगा इसमें। सर चल नहीं रहा है। हाँ। ये इसके शुरुआती दृश्य का आपको दिखाया था अभी। तो इसमें आपने क्या-क्या देखा ये बताइए और कैमरा के एंगल से बताइए। स्टिल सर कैमरा का पर्वत वगैरह नदी मूविंग कैमरा वो कहाँ था? ज़ूम कहाँ सर था? वो ज़ूम इन, ज़ूम आउट कहाँ था? ये सब आप बताइए। तो जैसे घाटी टाइप में वो पहाड़ का वो थोड़ा सा हिस्सा वो देखा वहाँ पे सर, जूम इन करके मतलब कार्य हुआ है वो, मतलब कैमरा दूर रखा हुआ है पास में करके वो दिखाया गया। और फिर उसके बाद आगे नदियाँ वगैरह और वो सब थोड़ा सा फिर ट्रेन का वो जूम इन कर वो जूम कैमरा मतलब दूर रखा हुआ है और फिर धीरे धीरे पास आती चली जा रही है। वो वो सब कार्य है। और फिर वो गांव के घरों का वो दिखाया गया है दूर से। कैमरा कहाँ-कहाँ रख के शूट किया गया होगा ये बताइए? सर दूर रख के जैसे जब पहाड़ों का जब वो किया गया है तो मेरे हिसाब से प्लेन्स में, और जब ये घरों का है तो कहीं दूर मतलब ऊंचे स्थान से। हुँ। जैसे देखिए इस तरह के जो सीन होते हैं यानी गतिशील हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऊँची जगह जैसे मान लीजिए पहाड़ी वहाँ दिखाया गया है ना? और
जितने इस तरह से जैसे घोड़े पे 2 लोग जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल संभव है कि उसके पीछे जीप में या मोटरसाइकिल से जो है सो कैमरामैन होगा, जीप में ज़्यादातर, और वो धीरे-धीरे शूट कर रहा होगा। लेकिन उतनी ही देर में आप 1-2 मिनट में ही आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे दृश्य थे। कैमरा का केवल एक ही मूवमेंट नहीं था। ऐसा भी होगा, कई जगह ऐसा लगा कि जैसे पेड़ की शूटिंग है, पेड़ दिख रहा है। तो पहाड़ी के ऊँचे से धीरे-धीरे एक तरफ से बाएँ से दाएँ जाते हुए शूटिंग की गई होगी। जीप से जाते हुए शूटिंग की गई होगी। फिर कुछ जगह पे ऐसा भी लगता है कि बिल्कुल स्थिर है, नदी का दृश्य आपने देखा। वहाँ पे अ, अलग-अलग जो दृश्य हैं वो बिल्कुल स्थिर दृश्य हैं। तो वहाँ पे स्टिल कैमरा की भूमिका है, कहीं पे मूविंग कैमरा की भूमिका है। तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे स्टिल है, कहाँ पे मूविंग है और कैमरा का लोकेशन क्या हो सकता है, ठीक है? इसको आपको ध्यान रखना है। एक और आपको दिखाना है जिसमें शॉट के टाइप्स होते हैं। कैमरा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक और जो ज़रूरी चीज़ होती है शॉट। हिंदी में आप उसको लिखिएगा, इंग्लिश का शब्द है लेकिन वो हिंदी में लिखा जाएगा। जैसे इसको हम कहते हैं कि हम दूर का शॉट ले रहे हैं या पास का शॉट ले रहे हैं। निकिता आप कुछ कह रही हैं क्या? शॉट। सर वो एक लड़की ज्वाइन कर रही है लेकिन उसे लैटिन नहीं कर रही, शालू। ये उधर से ही होगा। अर्चना लेफ्ट द चैट। कई लोग लेफ्ट भी किए हैं। सर इट्स शॉर्ट या शॉर्ट? शॉट, शॉट नहीं, केवल शॉट। एस सर एच एक्चुअली ओ टी। SHOT। जी, ओके। अभी आपको उसका कुछ उदाहरण दिखाते हैं, ये देखना होगा आपको। मूवीज के मतलब शूटिंग के दौरान शॉर्ट ही बोलते हैं। हाँ, शॉट यहाँ पे कैमरा से जुड़ा हुआ है, हाँ, जी ठीक जी। है? सर और इसमें डिफरेंस क्या होगा शॉर्ट और शूट में? शूट वो पूरी प्रक्रिया हो गई ना। जी, शॉट हो गया शॉर्ट मतलब छोटे उसका। शॉट हो गया कैमरा का एंगल, ठीक? जी शूट वो पूरी प्रक्रिया हो गई। पूरा बैकग्राउंड हम दिखा रहे हैं, अभिनय दिखा रहे हैं। उस काम को हम जी क्या कहते हैं? तो उस काम को हम कहते हैं हाँ, शूटिंग करना, ठीक है? जी ये जी है। जी जी। शॉट का मतलब है कि कोई एक्शन में हीरो है, हीरोइन है, उसको किस-किस बिल्कुल। एंगल से हम लोग उसको देख रहे हैं, ये है शॉट। लॉन्ग जी शॉट, जी क्लोज़ क्लोज़ अप। तो एक जी एक मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, इसको आप देखिए और अ, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। सिनेमा का पेपर है तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देख कर के मैं जी सर। शेयर कर रहा हूँ। ये और खुद से भी जैसे मैं बीच-बीच में आपको बता रहा हूँ, तो वो खुद भी आपको बाद में सर्च करके देखना चाहिए। स्क्रीन सर आपको इसमें कुछ लिमिटेशंस? स्क्रीन दिख रही है ना? जी सर जी। हाँ, अब ये शॉर्ट है, तो इसको पहले देखते हैं और इसमें कुछ-कुछ चीज़ें नोट करनी है। तो मैं बीच में रोकूँगा और नोट करने वाला शब्द आपको बता दूँगा, ठीक है? ये इस पे है, ये जो अभी आप देखेंगे कि कैमरा के शॉट कितने तरह के होते हैं। चूँकि शॉट ये होते हैं दृश्य, तो शॉट और दृश्य का संबंध बिल्कुल एक दूसरे से है। तो इस पे है कि जो रिकॉर्डिंग की जाती इसकी है, हेडिंग क्या रहेगी? ये टाइप्स ऑफ शॉट्स हैं। शॉट के प्रकार, ठीक है? ये कैमरा में इसको आपको अनिवार्य रूप से जी सर। बताना है। तो आप पहले देखिए और जहाँ पे मैं रोकूँगा आप सबको उसका नाम नोट करना है, शॉट का नाम। समझ के फिर उसको नाम नोट करना है। ठीक है? आप देख रहे हैं? देखिए अब। सर आई थिंक ये प्ले नहीं हो रही।
हाँ, क्या कहा आपने? रिप्ले नहीं हो रही। प्ले नहीं हो रही है? प्ले अभी हुई थी, मैंने रोका है। अभी आप ये देखिए, मेरी बात सुनिए यहाँ पे। यहाँ पे ग्राउंड का सीन सर है, वॉइस फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक? एक व्यक्ति यहाँ है, देख रहे हैं, आप दृश्य देख रहे हैं ना? जी सर। हाँ, तो ये जी 3 व्यक्ति सर। यहाँ पे हैं। 1, 2, 3। अब कैमरा का एंगल देखिए, सोचिए क्या होगा? फिर उसके बाहर से जो पूरा घेरा है वो दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, पहाड़ भी दिख रहे हैं और उसके पीछे सर आकाश। कर्व्ड एंगल। हाँ, अब इस सीन को एक्सप्लेन किया जा रहा है और ये जो शॉट है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसको आपको देखना है, समझना है। जहाँ पे मैं रोकूँगा बस आपको शॉट का नाम लिखना है। जी सर। हुँ। सर आई थिंक समवन वेटिंग इन लॉबी। वो मैंने इनको मैसेज तो दे दिया है, फिर ओके से सर। बता देता हूँ। शॉट क्या है? कैमरा और जो सब्जेक्ट का मतलब जो विषय है या एक्टर हैं, कलाकार हैं, उसके बीच दूरी। यानी जो जो दृश्य शूट किया जाना है। शॉट का मतलब क्या है? दृश्य और कैमरे के बीच की दूरी। नोट कीजिए इसको। शॉट का मतलब दृश्य और कैमरे की बीच की दूरी। लिखा आपने? जी सर। जी सर। तो इसमें दृश्य की भी भूमिका है, कैमरे की भी भूमिका है। तो शॉट का मतलब, आप देखिए शॉट, इसमें एक एक ही सीन दिखाया गया। अलग-अलग ज़ूम करके फिर पूरा उसको बैकग्राउंड को दिखा करके फिर एकाएक एक्शन होता है।
उसी में सर आपकी वॉइस बीच-बीच में बहुत फ्लक्चुएट होती है। उसी में कई तरह के दृश्य हैं। देखिए, अब ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है? जी सर। जी सर। तो इसमें ये सब शॉट के नाम हैं। आपको इसी तरह से नाम लिखने हैं। इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं। पहला जो शॉट है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम यानी बहुत दूर तक के सारे दृश्य उसमें आ रहे हैं। है ना? घेरा है, दायरा है, पेड़ हैं और पहाड़ हैं, आकाश है। ये है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। फिर लॉन्ग शॉट यानी कैमरा का एंगल दूर से है, कैमरा बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहा है, लेकिन अब उससे थोड़ा कम हो गया। फिर है मीडियम शॉट, हिंदी में इसको लिखना है आपको, मीडियम शॉट। मतलब केवल एक व्यक्ति या बहुत कम दूरी से उसको फोकस करना। अब जो व्यक्ति है, केवल उसके चेहरे को हमने फोकस किया, उसके पूरे मुखड़े को, सर को, माथे को, सामने वाले हिस्से को। वो हो गया क्लोजअप। उसमें भी हमने केवल उसके, जैसे वो गुस्से में अगर है या बड़े शातिर ढंग से अगर वो देख रहा है, हम केवल उसके नाक, आँख, गालों को दिखा रहे हैं, तो वो हो गया एक्सट्रीम क्लोजअप। तो शॉट मुख्य रूप से 2 तरह के हैं, लॉन्ग शॉट और क्लोजअप, है ना? यानी को लंबी दूरी के दृश्य को रिकॉर्ड करने वाला और कम से कम दूरी के रिकॉर्ड करने वाला। ठीक है, ये स्पष्ट है आपको, लॉन्ग शॉट और क्लोज शॉट। इसी में फिर अलग कम से कम ये 5 तरह के शॉट हैं, कम से कम है ये। यानी जो फ़िल्मों में सामान्य रूप से प्रयोग किए ही जाते हैं, दिखाए ही जाते हैं। एक्सट्रीम लॉन्ग, लॉन्ग, मीडियम, क्लोज़अप, एक्सट्रीम क्लोज़अप। ये दृश्य को देखने से आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना? जी सर। जी सर। अब आप ये बताइए मुझे, शोले का जो दृश्य आपने देखा, शुरुआत वाले हिस्से का, जी सर। एक्सट्रीम लॉन्ग लॉन्ग शॉट में कौन-सा दृश्य था वहाँ? एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट का था। हाँ, कौन-सा दृश्य था? ये बताइए, क्या था उसपे? वो पर्वत वाला और वो जो गाँव का घरों का वो दिखाया गया था। मीडियम शॉट का उदाहरण आप वहाँ से बता सकते हैं, क्या था? इन शॉर्ट्स में वो दिखाए गए थे संजीव कुमार जी उन्हें मतलब पहले दूर से दिखाया फिर पास होते हुए मतलब थोड़ा पास से दिखा दिया। हुँ। एक्सट्रीम क्लोज़अप कुछ था या वहाँ नहीं था? एक्सट्रीम जी सर वो क्लोज़अप। सर एक्सट्रीम ट्रेन का हाँ, पहले दूर से एकदम एक्सट्रीम क्लोजअप में आ गई। हाँ, आप क्या कह रही हैं? एक्सट्रीम क्लोजअप में वो एक घर वाला भी था जिसमें छत वगैरह उसको बिल्कुल पास से वगैरह दिखाया था। हुँ। बस आप मुख्य रूप से शॉट को, सीन को ऐसे आप समझ सकते हैं। इसमें आप देखिए फिर से अलग-अलग इसको बताया है।
देखिए, अब इसको कैसे आपको लिखना है, दृश्य तो मेरे ख्याल है आप समझ गए शॉर्ट, इतने तरह के शॉर्ट है ना? आपको लिखना इसको कैसे है कि आप इसकी एक बना सकते हैं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, बहुत ब्रेक होके आ रही है। अभी इसमें कुछ सिस्टम की तरफ से है। अभी ठीक है ना? जी अभी ठीक। जी सर, जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि सर फिर फ्लक्चुएट हो रही है। जो ये 5 तरह के आपने शॉर्ट देखे हैं, आप इसको एक तालिका बनाकर आप बता सकते हैं, ठीक है? अभी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, वो सर वॉइस बिल्कुल समझ नहीं आ रही, वो इको हो जा रही है, फिर बाद में फ्लक्चुएशन भी रह रहा है काफी। अभी जी अभी सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो ये शॉर्ट टाइप्स जितने हमने देखे हैं, आप इसको एक तालिका में भी बना करके लिख सकते हैं। तालिका कैसे बनानी है? तो जैसे आप एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे उसके नीचे लॉन्ग शॉट, थर्ड पे मीडियम शॉट, फिर क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप, 1 2 3 4 5 करके आप पांचों का नाम दे सकते हैं। इसके ऊपर में हेडिंग आप क्या देंगे? शॉट का नाम या शॉट के प्रकार। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। शॉट या शॉट के प्रकार, ये आप इसके शीर्षक में नाम देंगे। ठीक, और उसके सामने क्या हेडिंग हम देंगे? विशेषताएं, शॉट की विशेषताएं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी सर। बोलिए। हाँ, तो ये एक तालिका बना करके आपको लिखना है, शॉट के नाम या प्रकार, उसके सामने हेडिंग आपको देना है उसकी विशेषताएं, शॉट की विशेषताएं। तो अब जितने भी शॉट आपने देखे, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट हिंदी में सबका नाम लिखना है, मीडियम क्लोजअप और एक्सट्रीम क्लोजअप। तो इसमें फिर आपको क्या करना है कि जैसे एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है, इसकी विशेषताएं क्या-क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट से कैमरे की दूरी सबसे अधिक होगी। नोट कर लीजिए फटाफट। सब्जेक्ट मतलब दृश्य, है ना? दृश्य, कैरेक्टर, कोई वस्तु भी हो सकती है, वस्तु भी दिखाई जा सकती है। उस सबको मिला के सब्जेक्ट कहा गया है। विषय भी आप कह सकते हैं। इसके मतलब ये सारे हैं, दृश्य है उसका मतलब, वस्तु है उसका मतलब, घटना है, लोग हैं। तो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट की विशेषता क्या होगी? दृश्य से कैमरे की दूरी सबसे क्या होगी? अधिक। अधिक। ठीक है? सबसे अधिक होगी। उसके बाद दृश्य का कवरेज अधिक होगा। यानी आप देखिए कि एक छोटे पत्थर से लेकर के बहुत दूर की पहाड़ी तक दिखाया जा रहा है। दृश्य का कवरेज अधिक होगा। कवरेज या दायरा आप लिख सकते हैं उसको। है ना? उसका दायरा अधिक होगा। और क्या विशेषता होगी एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में? अगर कैरेक्टर हैं या लोग उसमें हैं, कलाकार हैं, तो वो आपको साफ-साफ पहचान में नहीं आएँगे। ये भी नोट कीजिए। सर ये कलाकार विशेषता कैसे हो सकती है? ये तो उसमें हो सकता है, डिमेरिट हो सकती है ना? नहीं, जो भी है, अगर आप डिमेरिट कहें या कुछ भी कहें, विशेषता का मतलब इस शॉट में हम क्या-क्या देखते हैं, ये अभी बता रहे हैं। अभी इस पे डिमेरिट की बात ही नहीं कर रहे हैं। शॉट में क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है, ये बता रहे हैं। डिमेरिट थोड़े हुई वे।
एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है तो उसमें तो पूरे परिदृश्य को दिखाया जाएगा बहुत दूर तक। तो दूर तक का दिखाया जाएगा तो कोई दूर में कैरेक्टर है तो वो थोड़े दिखेगा, लगेगा कि वहां कोई है। कौन है वो लॉन्ग शॉट में वि- दिखेगा, है ना। तो ये तकनीक का मामला है, विशे, इसमें डिमेरिट वाली बात नहीं है। बोलिए। विशेषता में मुख्यतः हम लोग सर अच्छाई को ही तो दिखाते हैं, या मतलब नहीं नहीं, डिमेरिट को भी? विशेषता का मतलब है कि हम इस दृश्य के बारे में बता रहे हैं ना, तो उसमें जो भी बातें हैं वो विशेषता का मतलब यहाँ पे अच्छाई बुराई से नहीं है। ठीक है, विशेषता का मतलब है शॉर्ट में क्या क्या है, ये यहाँ पे ये है। वो शॉर्ट की विशेषता का मतलब शॉर्ट में कंटेंट, उसका मतलब उसकी विषय वस्तु क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको जो चरित्र हैं, कैरेक्टर हैं, वो स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में। ठीक है, आप ये दिमाग से अभी निकाल दीजिए कि ये इसकी हम कमी या अच्छाई बता रहे हैं। जो है हम वो बता रहे हैं। ठीक है, जो इस दृश्य में इस शॉट में है वही बता रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखिए। आप कल्पना कीजिए कि जैसे 26 जनवरी का परेड हो रहा है और टीवी पर आप दोनों तरफ लाइन में बैठे हुए लोगों को आप देखते हैं, बहुत दूर दूर तक की चीजों को देखते हैं, तो वो कौन सा, वो एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है ना, है कि जी नहीं। सर। जी सर। उसमें आप लोगों को पहचान नहीं पाइएगा, आपको लगेगा कि लोग हैं बस, भीड़ है, इतना ही आपको लगेगा। एक एक व्यक्ति को आपको तो पहचान ही नहीं सकेंगे, वो बाद में आप क्लोजअप वगैरह में देखेंगे। उसी तरह से क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आप सोचिए। जब आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो क्रिकेट स्टेडियम का जो पूरा दृश्य दिखाया जाता है, फिर लाइटें दिखाई जाती हैं, आकाश दिखाया जाता है, शहर भी उसमें आ जाता है, वो क्या है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट है ना। तो दृश्य से कैमरे की दूरी बहुत अधिक होती है। अब दूरी का मतलब फिर यहाँ पे आपको ये नहीं समझ लेना चाहिए कि दूरी का मतलब कि 1 किलोमीटर कैमरा दूर लेके कोई चला गया, है ना, अब कोई 1 किलोमीटर पास लेके आ गया, इसका मतलब ये नहीं। कैमरा में ही वो तकनीक है, उसके लेंस में उसको मॉनिटर करने की ही वो तकनीक है जो दृश्य को दूर कर देती है और दृश्य को पास कर देती है। क्लियर है ना ये बात तो आपको। जी सर। तो आप क्रिकेट स्टेडियम, परेड, 26 जनवरी के परेड में जो लोग बैठे हैं वो उसका आप उदाहरण दे सकते हैं। तो ये 3-4 आपको चीजें बतानी है कि एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में क्या-क्या देखने को मिलता है। इसी को यहाँ पे विशेषता हमने कहा है। इसकी पहली विशेषता ये है कि इसमें दायरा बड़ा होता है। दूसरी मतलब पहली विशेषता है कैमरा और दृश्य में बहुत दूरी होगी। दूसरी कैमरा होगा, किसी के जो लोग उसमें वापस दिखाई नहीं देंगे। एक और आप विशेषता लिख सकते हैं कि छोटे-छोटे ब्यौरे उसमें, यानी स्क्रीन तो वही है, स्क्रीन जिस पे आप देख रहे हैं स्क्रीन की साइज वही है, उसमें चीजें आपकी बहुत सारी आ गई हैं, यानी वस्तुएं, ब्यौरे बहुत से आ गए हैं, चाहे वो स्पष्ट हो या ना हो। जो स्टार्टिंग में होगा, शुरू शुरू में सामने वो स्पष्ट दिखेगा, दूर जो होगा वो अस्पष्ट होगा। इसमें ब्यौरे और वस्तुएं बहुत दिखाई देंगी। तो जो पहले तालिका में आप पहले के बारे में लिखेंगे तो उसमें ये 3-4 बातें लिखेंगे। ठीक है, क्लियर? जी सर। जी क्लियर सर। है यहाँ तक? अगले में आप लॉन्ग शॉट में जब लिखेंगे तो फिर उसी तरह से 3-4 बातें लिखेंगे। लॉन्ग शॉट में क्या होगा आप खुद बताइए, दृश्य और कैमरे की दूरी। सर दूरी सबसे अधिक ना होके अधिक होगी। हाँ, अधिक होगी या उससे कम होगी, जो पहला था उससे कम होगी दूरी। आपको दृश्य समझ में आने लगेगा थोड़ा। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में आपको दृश्य दिख तो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन क्या होगी वहां, है ना। वो जो तीनों लोग खड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये आपको उतना समझ में नहीं। लॉन्ग शॉट में दृश्य आपको, दृश्य या दृश्य का जो सिचुएशन है, पृष्ठभूमि जैसी चीजें, वो आपको समझ में आने लगेगी। अच्छा, कुल मिला के ये दृश्य क्या था, 3 लोग हैं, ठीक, और
एक व्यक्ति किसी पे निशाना लगाना चाह रहा है और एक व्यक्ति शायद उसको बचाना चाह रहा है, ऐसा ही कुछ है ना? यानी किसकी गोली पहले चलती है, तो सब आँखों से ही पहले देख रहे हैं कि किसका एक्शन पहले हो सकता है। दृश्य तो यही है ना? कि कौन किसका शिकार पहले कर देता है, किसको मारता है। ठीक? दृश्य इतना ही है, मतलब कुछ सेकंड का दृश्य है ये। उसी में कैमरे का इतना एंगल है। तो लॉन्ग शॉट में दृश्य और कैमरे के बीच की दूरी एक्सट्रीम से कम होगी। परिस्थिति आपको समझ में आएगी। अच्छा, 3 लोग खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। ये आपको एक्सट्रीम में आपको नहीं पता चल रहा था। 3 लोग खड़े हैं तो क्या कर रहे हैं। लॉन्ग में पता चलेगा कि आपको 3 लोग खड़े हैं और एक दूसरे तरफ देख रहे हैं। सिचुएशन थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक, एक और विशेषता क्या है? लॉन्ग शॉट में सर से लेकर पांव तक कैरेक्टर को दिखाया जाएगा। लिख लीजिए, पूरा चरित्र या कलाकार सर से लेकर पांव तक दिखाया जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया आपने? जी सर। ये 2-3 विशेषताएं आप उसकी बता सकते हैं। मीडियम शॉट पे आइए। मीडियम शॉट, किसी एक चरित्र को फोकस किया जाएगा। चरित्र यानी कलाकार, है ना, अभिनेता। किसी एक कलाकार को फोकस किया जाएगा। उसकी जो छवि है वो आपको घुटने से ऊपर, सर से लेकर घुटने तक के का उसका पूरा पोजीशन दिखाया जाएगा। और इसमें तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि कैमरे और सब्जेक्ट की दूरी और कम हो जाएगी, है ना, लॉन्ग से कम। ठीक, यानी कैमरा आप धीरे धीरे क्या हो रहा है, जूम हो रहा है और अधिक जूम किया जा रहा है। मीडियम में एक और बात क्या है, चूंकि और अधिक जूम किया जा रहा है तो उसके पीछे की जो चीज है, जैसे पेड़, है ना, पत्थर वगैरह जो भी, वो और स्पष्ट दिखाई, यानी कलाकार के पीछे जो वस्तु है वो और वो पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई देगी आपको मीडियम शॉट में। कलाकार या चरित्र के पीछे जो है कोई भी वस्तु, वो आपको साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है, जी सर। जी रिपीट कर दीजिए, क्या बोला आपने? कलाकार के पीछे की वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। आप देखिए ना, इस फोटो में देख के लिख लीजिए खुद, पेड़ वहां साफ साफ दिख रहा है। मान लीजिए अगर पेड़ पे कोई बैठा होता, कोई एक और आदमी मान लीजिए रिवॉल्वर से निशाना लगा के पेड़ पे बैठा होता, है ना, रस्सी लेके कुछ लेके, तो भी आपको इसमें दिख जाता। एक्सट्रीम लॉन्ग और लॉन्ग में आपको पता नहीं चलेगा उसके पीछे कौन है। मीडियम में आपको पता चलेगा। ठीक, और यहाँ आप कैरेक्टर को पहचान लीजिएगा ठीक से, अच्छी तरह से। एक्सट्रीम में तो बिल्कुल नहीं पहचानेंगे, लॉन्ग शॉट में आप थोड़ा थोड़ा पहचान लेंगे, मीडियम शॉट में पूरी तरह से आप पहचान लेंगे ये कौन है। ठीक, अब क्लोजअप पे आप आइए। क्लोजअप की क्या विशेषता है? किसी पात्र के चेहरे को फोकस किया गया है ना, मात्र चेहरे को फोकस किया गया, यानी सर से गर्दन, बस इतना। उसमें क्या पता चलता है जब चेहरे को फोकस किया गया, तो उसके एक्सप्रेशन पता चलते हैं, भाव, उसके भाव आपको पता चल रहे हैं। वो गुस्से में आके देख रहा है, वो बड़ी चतुराई से देख रहा है ना? उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग जैसी कुछ सोच रहा है, ये चल रहा है। यानी उसके मन के जो भाव है ना,
वो उसका आप अनुमान कर सकते हैं क्लोजअप में। मुंह को वो हिला रहा है, जीभ चला रहा है, होठ चला रहा है, जैसे उस सिगरेट का उसने टुकड़ा रखा हुआ है, तो ये सब आपको क्लोजअप में दिख रहा है। तो जैसे ही शॉट क्लोजअप हुआ तो बैकग्राउंड क्या हो गया ये बताइए? उस व्यक्ति के पीछे का जो दृश्य है वो सब क्या हो गया? कैसा दिख रहा है वो? अदृश्य। हाँ, वो या तो ब्लर है या उस पे फोकस नहीं है ना? अब आपका दिमाग पूरी तरह से उसके चेहरे पर केंद्रित हो गया है। तो ये भी आपको लिखना है कि पृष्ठभूमि जो है सो वो धुंधली है या अस्पष्ट है। एक्सट्रीम लॉन्ग में क्या था? कैरेक्टर अस्पष्ट था, पृष्ठभूमि सारी दिख रही थी। उतनी स्पष्ट नहीं थी लेकिन पता चल रही थी कि ये है, पेड़ है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। अब यहाँ पे है पृष्ठभूमि सारा दिखना बंद हो गया, ब्लर हो गया और ये जो है सो जूम आउट हो गया तो खाली चेहरा आपको दिख रहा है। एक्सट्रीम क्लोजअप है ना? एक्सट्रीम क्लोजअप में आप क्या देख रहे हैं? केवल आंखों पर फोकस है। ठीक है, आंख, नाक है, माथा भी थोड़ा है, चेहरा हल्का सा है, लेकिन फोकस तो केवल आंखों पे ही है ना। उसके एक्सप्रेशन से आप देख रहे हैं कि वो एकदम से एकदम बिल्कुल नाप तोल के देख रहा है कि किस क्षण, किस सेकंड, किस अगले क्षण क्या होने वाला है, ऐसा वो सोच रहा है। तो एक्सट्रीम क्लोजअप में जो छवि दिखाई जाएगी वो एक या दो अंग की छवि होगी और पूरे स्क्रीन पे वही होगा, जैसे आंखें। ये एक्सट्रीम क्लोजअप है। अब आप ये बताइए, जैसे मान लीजिए किसी फिल्म में आपने दृश्य देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है, दुख में है, वो रो रहा है, सिसक रहा है ना? तो उस व्यक्ति को किस शॉट में दिखाया जाएगा? एक रोते हुए व्यक्ति को एक्सट्रीम क्लोजअप। इससे पता चले कि वो हम आइडेंटिफाई भी कर लें कि कैरेक्टर कौन है, महिला है, पुरुष है, माँ है, पिता है, क्या पहने हुए है, ये भी हम आइडेंटिफाई कर लें। किस तरह से, किस ख़्यालों में, कैसे ख़्यालों में वो खोया हुआ है, वो भी हम आइडेंटिफाई कर लें। और फिर हम ये भी आइडेंटिफाई कर लें कि वो अगर रो रहा है या रो रही है, तो उसके आँसू भी हम देख पा रहे हैं। तो किस दृश्य में, किस शॉट में उसको दिखाया जाएगा? इन्हीं शॉट्स में दिखाया जाएगा, मीडियम में, क्लोज़अप में और एक्सट्रीम क्लोज़अप में, है ना? जी सर। इसी में दिखाया जाएगा। जी तो ये सर। आपको क्लियर है? तो इसको आप इस तरह से बता सकते हैं इस शॉट के बारे में। तो कैमरा का मतलब, कैमरा को पढ़ने शॉट के बारे में भी हमको विस्तार से बताना है। उसके बाद बस एक चीज़ और है इसमें कि फिर से आप देखिए यहाँ पे ये कैमरा द्वारा प्रस्तुत दृश्य और रिकॉर्डिंग रियल है, रील है, स्थिर है, गतिशील है, चित्र है, उदाहरण है। हमने चौथे और पांचवें दोनों पॉइंट पे अभी बात की है कि कैमरे की स्थिति आउटडोर और इनडोर के अनुसार अलग-अलग कैमरे की स्थिति होगी। लोकेशन और पोजीशन शोले के दृश्य के माध्यम से देखा है, उसका अलग-अलग हो सकता है। मूव उसको किया जा सकता है या एक जगह फिक्स करके भी रखा जा सकता है। और इसी में हमने ये देखा कि कैमरे और दृश्य के बीच का जो एक तालमेल है, यानी शॉट जिसको हम कहते हैं, वो शॉट किस तरह के होते हैं और कितने तरह के होते हैं और शॉट की क्या विशेषता होती है। इसमें हमने अलग से नहीं लिखा है, लेकिन आपको मुख्य रूप से इसमें बताना है। शॉट की ये विशेषताएं होती है, मुख्य रूप से इतने तरह के शॉट। तो चौथे और पांचवे को कैमरा, पांचवा में हमने लिखा कैमरा द्वारा प्रस्तुत दृश्य। तो दृश्य यही है जिसकी अभी हमने चर्चा की है। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, ये दृश्य है एक। लॉन्ग शॉट, ये एक दृश्य हो गया। मीडियम शॉट, वो दृश्य हो गया।
है ना। ये स्थिर गतिशील, पात्र अगर मूवमेंट हो रहा है, कैरेक्टर अगर मूवमेंट कर रहा है, मान लीजिए कोई कैरेक्टर दौड़ता हुआ दिखाई देता तो गतिशील हो गया दृश्य, रुका हुआ है, स्थिर है। ठीक है। रियल और रील, रियल और रील का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि रियल का मतलब क्या है, जो बिल्कुल वास्तविक है, यथार्थ में है। रील का मतलब जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर जो दृश्य होगा, जो दृश्य अभी आपने देखे, दृश्य जिस रूप में घटित हो रहा है, जिस रूप में वहां पे एक्शन किया जा रहा है, उसी रूप में रील में भी दिखाया जा रहा है। यानी रियल को भी रील में ही दिखाया जा रहा है। इस बात को आप समझ रहे हैं। जैसे सिनेमा के बारे में कहा जाता है ना कि रियल लाइफ को रियल लाइफ में देखना। सुन रहे हैं आप मेरी जी बात। सर, जी सर। सिनेमा के बारे में कहा जी जाता है सर, कि जी सर। रियल लाइफ को रियल लाइफ में दिखाया जाता है। रील मतलब वही फिल्म, जो फिल्म नेगेटिव जो फोटो जिसपे होते हैं। तो ये दृश्य रियल है और उसको, ये नहीं अब गोली नहीं, वो सचमुच कोई गोली नहीं चला रहा होगा। दृश्य मतलब दृश्य इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि वो आपको रियल लगेगा। रील में यानी रिकॉर्डिंग में हम देखते हैं तो रिकॉर्डिंग में बिल्कुल वो रियल लगता है हमें। तो रियल और रील का यहाँ पे मतलब ये है, जो दृश्य बिल्कुल सही हो उसको रिकॉर्ड करके दिखाना। रियल रील का एक दूसरा मतलब ये है, जैसे फिक्शन हम कहते हैं कि कहानी किसी और की है, उसको किसी और की कहानी बना के हम कुछ कल्पना वगैरह डाल करके हम दिखाते हैं। यानी मान लीजिए आपके जीवन में जो घटना हुई, कोई डायरेक्टर मान लीजिए फ़िल्म बना रहा है, तो किसी डायरेक्टर या निर्माता का कोई पर्सनल वो इंसिडेंट्स हो सकता है, लेकिन उसको कहानी बना कर के वो दिखाता है। वहाँ पे रियल और रील में अंतर हो गया, है ना? तो रील का मतलब सिनेमा पे दिखाए जाने वाला दृश्य, रियल मतलब सामने होने वाला दृश्य। तो उसकी प्रस्तुति रियल और रील वाली हो सकती है, स्थिर गतिशील हो सकती है, चित्र और उदाहरण से इसको समझना है। ये कैमरे की बात हमने आज कर ली है। आप ये जो इसके बाद का जो हिस्सा है, ये आप इसकी फोटो ले लीजिए, अगली क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है? जी सर। देख रहे हैं स्क्रीन? जी सर। जी इसकी सर, चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ये यूनिट खत्म करेंगे जल्दी से। जी सर, जी सर। हाँ, फिर बाकी भी चीजें हैं जिस पे हमें चर्चा करनी है। आज ही क्लास है ना 2 बजे से? जी सर। हाँ जी हाँ, सर। जी सर। आज भी आप लोग आ जाइएगा और इस यूनिट को खत्म करके फिर आगे भी बात करेंगे। ठीक है? अब ब्रीफ में करना जी पड़ेगा, सर। विस्तार से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर। चलिए। सर आप क्लास जी कर सर, लेंगे। नमस्ते सर। क्या कह रहे हैं? सर लैटिन का कर लीजिएगा, वो परमिशन दे दीजिएगा, हम टाइम से आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तो सर या तो वो ऑटो कर दीजिए, क्योंकि वो लैटिन के लिए आपको बार-बार डिस्टर्ब होना पड़ता है। हाँ, एक बार मैं उनसे बात करके फिर कर देता हूँ। ठीक है? जी जी सर, सर। थैंक यू सर। ओके, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते। सर हाँ, कुछ आप कह रहे हैं?